हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं NIOS क्लास 10th के बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 215 व्यवसायिक अध्ययन का अप्रैल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर हम दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन? ए इंजीनियर, बी बिजनेस, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डी डॉक्टर। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पेशा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इसमें से पेशा नहीं है? तो इसका आंसर है बी व्यवसाय, बी बिजनेस। ओके, बाकी एक प्रोफेशन है पर बिजनेस एक व्यवसाय नहीं है। ठीक है। सेकेंड, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो किस चीज़ को कहा गया है? प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, खरीदने की प्रक्रिया को, ठीक है, वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो वो है कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्य वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है। थर्ड, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज डैश वाइल दैट ऑफ द अदर मेंबर्स इज डैश। तो कर्ता का दायित्व डैश है जबकि अन्य सदस्यों का दायित्व अगेन सेकंड ब्लैंक। ठीक है, तो ये क्या है? जो कर्ता का दायित्व है वो है असीमित, अनलिमिटेड है, और अन्य सदस्यों वाइल दैट ऑफ अदर मेंबर्स इज सीमित या लिमिटेड। ठीक है, तो कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली की जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है सारी कर्ज़ों के लिए। ठीक है, बिजनेस के। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितना उनका फैमिली की प्रॉपर्टी में शेयर होता है। ठीक है। 4, गोकुलधाम सोसाइटी इज मेड बाय a group of people in which these members are to construct or buy houses of reasonable cost. This is an example of A. Cooperative housing society, B. Cooperative credit society, C. Marketing cooperative society, D. Producers cooperative society. ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी लोगों के एक समूह द्वारा बनाएगी जिसमें ये सदस्य उचित लागत पर घर बनाने खरीदने में सक्षम है। यह इसका एक उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है? ठीक है, यह है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, सहकारी आवास समिति। ठीक है, तो गोकुलधाम समिति एक सहकारी आवास समिति का उदाहरण है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि सदस्य उचित लागत पर घर बना सके या खरीद सके। ठीक है, ये क्यों बनाई गई है? कि जिससे कि लोग अपना घर बनाने के लिए और ख़रीदने के लिए एक अच्छे दाम पर, ठीक है, अफोर्डेबल रेट पे वो खरीद सकें। ठीक है। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, इसमें से कौन सा डीमेरिट मतलब एक दोष है? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का। ए. अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बी. अनलिमिटेड लायबिलिटी, सी. अनलिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, डी. डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर। तो इसमें साझेदारी फर्म का निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? ठीक है, यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब असीमित दायित्व। ठीक है, असीमित दायित्व का मतलब क्या है? तो साझेदारों को व्यापारिक ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो कर्ज होंगे, ठीक है, जो लॉस होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए उन्हें वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स पार्टनर में लॉस पर्सनल एसेट्स इफ द फर्म इंकर्स लॉस और डेट्स। ठीक है, अगर जो फर्म है उसे कोई नुकसान होता है या वो कर्जे में जाता है तो वो अपने पर्सनल एसेट लूज कर सकते हैं। ठीक है। 6, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ डैश कंपनी। तो वो किस टाइप की कंपनी है? ठीक है, वो प्राइवेट है, पब्लिक है, सब्सिडरी है या NGO है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है एक सार्वजनिक, एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, सार्वजनिक क्यों है? क्योंकि जहाँ भी लोगों का शेयर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका शेयर में उन शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक, वो कंपनी पब्लिक होती है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में, इन सब चीज़ों में, सेंसेक्स में, ये सब निफ्टी में, ये आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है। 7, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 or more persons।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना और समझ के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर्स, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग जो सर्विस है वो ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, ठीक है। कितने घंटे? 8 घंटे एक दिन में, 10 घंटे एक दिन में, 24 घंटे एक दिन में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो 24 घंटे एक दिन में, ठीक है। 24 घंटे सातों दिन आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान कर सकती है, ठीक है, करती है वो। क्वेश्चन नंबर 9, द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, विच प्रिंसिपल इज डिस्कस्ड हियर, ठीक है। जो बीमा धारक की से अपेक्षा की जाती है कि वो बीमित संपत्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। यहाँ किस सिद्धांत पर चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पे किस सिद्धांत की चर्चा की? अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, परम सद्भावना, ठीक है। तो जो बीमा धारक से अपेक्षा की जाती है कि वो बीमित संपत्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे, यह परम सद्भावना या आप इंग्लिश में कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नीता सेव्ड ₹5,000 एवरी मंथ, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट शी शुड ओपन विद द बैंक, ठीक है। अगर नीता हर महीने 5,000 रुपये बचाती है तो उसे किस तरह का बैंक का खाता अपना खोलना चाहिए? तो वो है सी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा किया जाता है और आपको ब्याज के साथ उसे ब्याज के सहित आपको वापसी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अरुण mortgages his factory to Varun and gets loan from him. Varun gets it insured for fire. Which principle of insurance is applicable here? ठीक है, अरुण अपना कारखाना वरुण को गिरवी रखता है और उससे लोन लेता है, ठीक है। वरुण ने आग से बचाव के लिए उसका बीमा करवाया। यहाँ बीमा का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यहाँ पे होता है ए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या होता है? द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड आइटम, ठीक है। बीमा लेने वाले का उस संपत्ति में आर्थिक हित होना चाहिए, ठीक है। 12, फॉर हैवी इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स इज मोर रिलेवेंट, ठीक है। तो भारी उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अधिक प्रासंगिक है, ठीक है, रिलेवेंट, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब है रिलेवेंट है। तो ये है 0 लेवल, ठीक है, 0 स्तर। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है डायरेक्टली जो अपनी जो चीज़ है वो कस्टमर को बेचता है, ठीक है। निर्माता सीधे ग्राहक को जब बेचता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होता है, ठीक है। वो किसके लिए? हैवी इक्विपमेंट के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 13, मेल ऑर्डर सेलिंग इज अ डैश चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेल ऑर्डर सेलिंग वितरण का एक प्रत्यक्ष चैनल है, ठीक है, डायरेक्ट चैनल है, ठीक है। तो डायरेक्ट चैनल कौन सा होता है? जहाँ मैन्युफैक्चरर और सेलर कस्टमर को डायरेक्ट बेचता है, उसे हम कहते हैं मेल ऑर्डर सेलिंग, ठीक है। वो एक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष चैनल है या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. Who stated this? ठीक है सॉरी, जो एडवर्टाइजिंग है, ये वाली जो लाइन है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी ए, ऑस्ट्रेलियन मार्केटिंग एसोसिएशन, बी, चाइना मार्केटिंग एसोसिएशन, सी, यूरोपियन मार्केटिंग एसोसिएशन, या डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो ये दी थी डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकी विपणन संघ, ठीक है। तो आपको इस लाइन को अच्छे से याद कर ले तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कही थी। क्वेश्चन नंबर 15, एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ द कंज्यूमर बाय क्रिएटिंग डिजायर एंड टेस्ट फॉर, ठीक है। जो विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में इनके लिए इच्छा और स्वाद पैदा करके उन्हें प्रभावित करता है। तो क्या ओल्ड प्रोडक्ट को या न्यू प्रोडक्ट्स को या सेम प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को? तो ये होता है आंसर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो नए उत्पाद आते हैं
जिससे कंज्यूमर्स अनअवेयर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो, ठीक है, उन्हें उसे लेने की इच्छा हो, ठीक है। 16. The right to dash refers to the right to be safeguarded from products that are harmful to one's life or health, ठीक है। जो ये ऑप्शन है ए कंज्यूमर एजुकेशन, बी सेफ्टी, सी सीक रिड्रेसल, डी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डैश का अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों से सुरक्षा रहने के अधिकार को संदर्भित करता है। तो इसमें कौन सा है, सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा, ठीक है। राइट टू सेफ्टी रेफर्स टू द राइट टू बी सेफगार्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू वंस लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है। जो ये हमारा राइट टू सेफ्टी जो हमारा राइट है वो हमें हमारे जो प्रोडक्ट है जो हमारी ज़िंदगी को, जो हमारी लाइफ को हार्मफुल है, उन्हें उस अधिकार के लिए संदर्भित करता है, ठीक है, बचाता है, ठीक है। 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। बी दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट। सी दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट। डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन से विभिन्न संगठनों के गठन को जन्म दिया है जिन्हें स्थानीय रूप से उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के रूप में जाना जाता है। बी वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। ए और बी दोनों ट्रू है, सही है, ठीक है। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, इसमें से कौन सा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सीकिंग रिवर्सल ऑफ ग्रीवियंसेस, शिकायतों का निवारण करना। बी बीइंग अवेयर ऑफ द राइट्स एज कंज्यूमर, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। सी चेकिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर परचेजिंग, खरीदने से पहले सामान की गुणवत्ता की जांच करना। डी यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड मीडिया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मीडिया का उपयोग करना। तो इसका आंसर है डी यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड मीडिया, ठीक है। जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है और मीडिया है उन्हें इस्तेमाल करना इलीगल है, अनएथिकल है, ठीक है, अनैतिक और अवैध है, ठीक है। 19 एन ऑक्यूपेशन विथ विच अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट और प्रमोशन कैन बी अवेल्ड ऑफ इन लाइफ इज नोन एज, वह व्यवसाय जिसके माध्यम से जीवन में उन्नति या पदोन्नति के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम करियर, ठीक है। करियर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन विद ग्रोथ एंड प्रमोशन, ठीक है, दीर्घकालिक पेशा जिसमें उन्नति और पदोन्नति के अवसर होते हैं। 20 क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर ऑफन इज नोन एज हाई रिस्क बियरिंग, मॉडरेट रिस्क टेकर, लो रिस्क बियरर या प्रेफर रिस्क फ्री बिजनेस। तो ये उच्च जोखिम उठाने वाला कार्य है, ठीक है, हाई रिस्क बियरिंग है, ठीक है, जिसमें आपको बोल्ड डिसीजंस और अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है, ठीक है। आपका कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी फ़ायदा हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने वाला, ठीक है, काम है। ये अब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था। अब आपका खंड बा सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, Usha and Kiran pursued their master's degree in business management from a reputed institute of Mumbai. After completion of their studies, both of them got engaged in different fields. Usha got a job at an oil refinery industry as a junior executive finance. Kiran joined her family business of textile industry at Ludhiana, Punjab. Name the type of industry Usha and Kiran worked as highlighted in the above case. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि उषा और किरण ने मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान में बिजनेस मैनेजमेंट के मास्टर डिग्री हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में लग गए। उषा ने एक ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के पद पर नौकरी मिल गई। किरण लुधियाना पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गई। ऊपर बताए गए मामले में जिस तरह के उद्योग में उषा और किरण ने काम किया उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऊपर है कि उषा वर्क्स इन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, जो क्या एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, विनिर्माण उद्योग है,
और किरण ज्वाइन करती है अपनी फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस, जो एक बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री है, व्यापार उद्योग है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद लिखा गया है। ठीक है, उषा और किरण का, ये आप अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 22, राइट ट्रू और फॉल्स। ए, द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote अप्लाइज टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये फॉल्स है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए होता है, नॉट टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन ओनर, सो वोटिंग डजंट अप्लाई। ठीक है, एक ही बंदा होता है उस बिजनेस को संभालने वाला, तो वोटिंग की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। तो बी है, प्रत्येक कंपनी की को निगमित कराना आवश्यक है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक हो। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू गेट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेदर प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ये है ट्रू। इट इज़ मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट एवरी कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेशन गिव्स द कंपनी लीगल आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, हमें हर कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट कराना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक उन्हें लीगल आइडेंटिटी देता है, उन्हें एक पहचान देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अजीत started his travel agency in the year 2020 by taking a small room on rent in Shimla. He invested money and efforts to build his business. Quality and timely services provided by his travel agency made him popular in Shimla. Identify the form of business organization owned and operated by Ajit. ठीक है, अजीत ने शिमला में वर्ष 2020 में किराए पर एक छोटा कमरा लेकर अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करी। उन्होंने अपना व्यवसाय बनाने के लिए पैसे और प्रयास लगाए। उनकी ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता और समय पर सेवाओं ने उन्हें शिमला में लोकप्रिय बना दिया। अब अजीत के स्वामित्व और संचालन वाले व्यवसाय संगठन के स्वरूप की पहचान करनी है हमें। ठीक है, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिकॉज अजीत उस बिज़नेस को ओन करता है और उसी बिज़नेस को खुद चलाता है अकेले। उसने अपने पैसे और अपनी मेहनत लगाई है। ठीक है, यहाँ पे किसी पार्टनर, किसी शेयर होल्डर, किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर इंडिविजुअल स्टार्टिंग स्मॉल वेंचर्स। ठीक है, ये एक एकल स्वामित्व का उदाहरण है, क्योंकि अजीत ने व्यवसाय में स्वयं निवेश किया और स्वयं संचालन भी कर रहा है। कोई साझेदार या कंपनी का उल्लेख नहीं है। यह एक छोटे स्तर का व्यक्तिगत व्यवसाय है जो एकल स्वामित्व कहलाता है। ठीक है, यह एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व का उदाहरण है। 24, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो एक आत्मविश्वास को हमारा दिखाता है। ठीक है, बी, डैश कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियली प्रिस्क्राइब चैनल्स। ठीक है, टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, औपचारिक संचार आधारिक रूप से निर्धारित चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ए, CBS और बी, UPI। ठीक है, इनका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, पूर्ण रूप लिखना है इनका। तो CBS का मतलब है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग समाधान। ठीक है, और UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, UPI एकीकृत भुगतान इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये है बेस्ट आंसर टेस्ट। सुमन नीड्स लीव एट वर्क। ठीक है, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल शी यूज। ठीक है, सुमन को छुट्टी चाहिए की आवश्यकता है, तो किस माध्यम का वो उसके संचार की विधि का वो उपयोग करेगी। ठीक है, वो यूज़ करेगी रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार का। ठीक है, सुमन को काम पर छुट्टी चाहिए, इसलिए वह लिखित संचार का उपयोग करेगी, जिससे छुट्टी का आवेदन। ठीक है, सच ए लीव एप्लीकेशन और ईमेल। सेकेंड है, इफ अ पर्सन कम्युनिकेट्स टू अदर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, सिंबल्स, डायग्राम्स, विल इट बी कंसीडर विजुअल कम्युनिकेशन। तो यदि कोई व्यक्ति चित्रों का, प्रतीकों, आलेखों का सहायता से दूसरों से संवाद करता है, तो क्या इसे दृश्य संचार माना जाएगा? तो यस, हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो अगर कोई बंदा, कोई इंसान कम्युनिकेट करता है पिक्चर से, सिंबल से, डायग्राम के थ्रू, तो उसे हम करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं दृश्य संचार। क्वेश्चन नंबर 27,
गिव आंसर इन वन वर्ड, तो हमें यहाँ पे एक वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। कैन एन इलिटरेट पर्सन बी इशूड डेबिट कार्ड, यस, जो अशिक्षित व्यक्ति को हम डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। बी नेम द सिस्टम विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फंड ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स, तो हमें उस सिस्टम का नाम बताना है जो उस प्रणाली का नाम बताए जिसका उपयोग फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, वो है यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इंश्योरेंस इज नॉट कवर अंडर जनरल इंश्योरेंस, तो कौन सा इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। जीवन बीमा सामान्य बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होता। द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ टाइम फॉर फायर इंश्योरेंस इज, ठीक है, कितनी लिमिट होती है फायर इंश्योरेंस की, होती है 1 ईयर, ठीक है। अग्नि बीमा के लिए समय की अधिकतम सीमा 1 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 29, nowadays we have such digital payment system under which the user can do financial transactions by presenting आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट्स, या अपनी आइरिस, मतलब आपकी अपनी आंखों के आइरिस से। यूजर कैन यूज दिस फैसिलिटी ओनली व्हेन हिज बैंक अकाउंट इज लिंक्ड विद आधार कार्ड बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इट इज द सेफेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, नेम दिस पेमेंट सिस्टम, ठीक है। वो है कौन सा पेमेंट सिस्टम, वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सबसे सेफेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधार नंबर यूज़ होता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक्ड होता है, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ये वह डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसमें आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस के माध्यम से लेन देन किया जाता है और बैंक खाते से जुड़ाव के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मिसेस शालिनी गुप्ता गॉट हर लाइफ इंश्योर्ड बाय बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर ₹20 लाख एंड 10 लाख respectively. She survived up to the end of the fixed period. What type of insurance contract is indicated in Mrs. Shalini Gupta's insurance contract in which 2 insurance companies are involved? ठीक है, जहाँ पर 2 इंश्योरेंस कंपनी एक इंसान की इंश्योरेंस के इन्वॉल्व होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस, ठीक है, द्वै बीमा अनुबंध, ठीक है, इसे हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, द सेम सब्जेक्ट मैटर, मतलब एक ही सब्जेक्ट, मतलब उसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखता है, वो 2 इंश्योरेंस ने इंश्योर्ड विद 2 डिफरेंट इंश्योरेंस, ठीक है। इन लाइफ इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस इज अलाउड एंड द इंश्योर्ड कैन रिसीव द फुल सम इंश्योर्ड फ्रॉम बोथ कंपनीज अपॉन मैच्योरिटी और डेथ, ठीक है। यह द्वै बीमा अनुबंध कहलाता है जिसमें एक ही व्यक्ति का बीमा 2 अलग अलग कंपनियों से किया जाता है, ठीक है। जीवन बीमा में यह मान्य होता है, लाइफ इंश्योरेंस में यह मान्य होता है और बीमित व्यक्ति को दोनों कंपनियों से पूर्ण राशि प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, राइट ट्रू और फॉल्स। ए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द पाथ बाय विच ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट ट्रैवल टू अराइव एट द इंटेंडेड कंज्यूमर, ठीक है, ये एक सत्य कथन है, ठीक है। एक वितरण चैनल वह मार्ग है जिसके माध्यम से सभी वस्तुओं और सेवाओं की इच्छित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यात्रा करनी चाहिए। रिटेलर चैनल मेंबर ट्रांजैक्ट्स विद द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। फुटकर विक्रेता चैनल सदस्य अंतिम ग्राहक के साथ लेन देन करता है, ठीक है, ये भी सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 32, fill in the blanks. Dash is not flexible as the message is once fixed, it cannot be altered again and again according to the customer, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग विज्ञापन फ्लेक्सिबल नहीं होता एक मैसेज की जैसे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड दे यूज, ठीक है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो विज्ञापन है, ठीक है, वो मदद करता है, ठीक है। Question number 33, Mr. Rajiv, a production manager, is a patient of diabetes for which he takes medicines regularly. One day on his tour to Ambala, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his left leg was cut rendering him crippled throughout his life. Identify the consumer right that has been violated by the doctors under the Consumer Protection Act 1986 in the above situation. ठीक है, तो जो श्री राजीव है एक उत्पादन प्रबंधक है और मधुमेह के रोगी हैं,
जिसके लिए वे नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं। एक दिन अम्बाला के दौरे पर उनकी दुर्घटना हो जाती है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उन्हें बाएं पैर की नाजुक नस कट गई, जिससे वे जीवन भर के लिए अपंग हो गए। उपरोक्त स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत डॉक्टर द्वारा उल्लंघन किए गए उपभोक्ता अधिकार को पहचान करनी है हमें। तो ये है हमारा राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उनका कौन सा अधिकार वायलेट होता है, वो है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेडिकल सर्विस को जो फेलियर्स होते हैं उनको इंश्योर करने के लिए ये राइट हमारा बनाया गया था। ठीक है, हमारा हिंदी में है इसका सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए यह उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, राइट ट्रू और फॉल्स। तो ए, नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 6 अदर मेंबर्स, इट्स ट्रू, सत्य है ये। बी, कंज्यूमर अवेयरनेस इज मेकिंग अ कंज्यूमर अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये भी सत्य है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ये सत्य है। उपभोक्ता जागरूकता क्या अर्थ है? उपभोक्ता को उसके अधिकारों और दायित्व के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, fill in the blanks. An individual who initiates, creates and manages a new business can be called as entrepreneur, मतलब उद्यमी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव या रचनात्मक गतिविधि है। ठीक है, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय बनाता है और प्रबंधित करता है उसे उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उद्यमिता एक क्रिएटिव या रचनात्मक गतिविधि है। ओके, तो ये हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन सी, खंड सा 36 का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको या तो आपको फर्स्ट करना है या सेकंड करना है, दोनों नहीं अटेम्प्ट करने। विनोद wants to start a business organization but he is afraid that in case the assets of his business fall short of repaying the liabilities, his personal asset could also be used to repay the liabilities. ठीक है, विनोद suggest which form of business organization he should start so that his fear comes to an end. तो विनोद एक व्यवसायिक संगठन शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसके व्यवसाय की संपत्ति देनदारियों को चुकाने के लिए कम पड़ गई तो उसकी निजी संपत्ति भी देनदारियों को चुकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। विनोद को सुझाव दे कि उसे किस तरह का व्यवसायिक संगठन शुरू करना चाहिए ताकि उसका डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा रिकमेंडेड फॉर्म। कौन सा है हमारा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, निजी लिमिटेड कंपनी उसे शुरू करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विवेक डरा हुआ है कि उसकी पर्सनल जो एसेट्स है वो भी इस्तेमाल हो सकती हैं बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को रीपे करने के लिए। तो टू अवॉइड दिस ही शुड चूज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इट प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटीज प्रोटेक्शन, ओनली बिजनेस एसेट्स आर एट रिस्क। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो बिजनेस के एसेट्स हैं वही रिस्क पे होते हैं, उसकी जो पर्सनल एसेट्स है वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस नहीं भी चलता तब भी उन्हें कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर। ठीक है, तो विनोद को डर है कि व्यापार की देनदारियाँ चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो इस डर को समाप्त करने के लिए उसे निजी लिमिटेड कंपनी शुरू करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या निजी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्योंकि इसमें सीमित दायित्व होता है, केवल व्यापार की संपत्ति जोखिम में होती है, उसकी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है, यह एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है। ठीक है, इसका हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेट अप इन चंडीगढ़ through registration under Chandigarh Cooperative Societies Act. It was set up to provide residential accommodation and civic amenities such as roads, parks, street lights, parking, etc. to its member at lower cost. Identify the type of cooperative society being described in the above case. तो चंडीगढ़ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के माध्यम से चंडीगढ़ में एक नया सहकारी स्टोर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना
अपने सदस्यों को कम लागत पर आवासीय आवास और नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग आदि प्रदान करने के लिए की गई हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, आवासीय सहकारी समिति। ठीक है, जो चंडीगढ़ बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, सिविक कम्युनिटीज लाइक रोड, पास, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स एंड पार्किंग। ठीक है, ये एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्योंकि इट इज़ फॉर्म टू प्रोवाइड affordable housing and related facilities to its members. It operates on mutual help and cost sharing principle. ठीक है, ये एक चंडीगढ़ स्थित सहकारी समिति है। ठीक है, ये आवासीय सुविधा और नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पार्क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग प्रदान करती है। ये एक आवासीय सहकारी समिति है क्योंकि उसका उद्देश्य सदस्यों को कम लागत में आवास और सुविधाएं देना है। यह सहायता और लागत साझेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 37। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। हमें समाचार पत्र विज्ञापन के 2 लाभ बताने हैं। आंसर है 2 एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट, वाइड रीच। ठीक है, उसकी जो पहुंच होती है वो बहुत विस्तृत होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीच अ लार्ज ऑडियंस डेली इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल रीडर्स मेकिंग देम आइडियल फॉर मास एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जो समाचार पत्रों की पहुंच वो बहुत व्यापक होती है जिससे विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुंचता है। सेकेंड है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कंपेयर टू टीवी और डिजिटल एड्स, न्यूज़पेपर एड्स आर रिलेटिवली अफोर्डेबल स्पेशली फॉर लोकल बिजनेस टारगेटिंग स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, जो लागत होती है वो बहुत कम होती है, तो अन्य माध्यमों की तुलना में समाचार पत्रों में विज्ञापन देना सस्ता होता है, विशेषकर स्थानीय व्यवसायों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज मीन बाय राइट टू सेफ्टी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो सुरक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब है मीन्स द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ कंज्यूमर बाइज एन इलेक्ट्रिक हीटर दैट कैचेस फायर ड्यू टू पुअर वायरिंग, it violates the right to safety. Manufacturer must ensure their products meet safety standards. This right ensures that products are tested and certified before sale. Services like medical and transport follow safety protocols. ठीक है, जो सुरक्षा का अधिकार का अर्थ है उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षित प्राप्त होनी चाहिए जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई उपभोक्ता ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर खरीदता है जो खराब वायरिंग के कारण आग पकड़ लेता है, तो यह सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। उत्पादकों को अपने उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों की बिक्री से पहले परीक्षण और प्रमाणन हो। सेवाएं जैसे कि चिकित्सा और परिवहन सुरक्षा मानकों का पालन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। एक्सप्लेन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आंसर है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 was enacted to establish a national body responsible for setting and maintaining standards for goods and services in India. ठीक है, इसके जो की पॉइंट्स है, इट क्रिएट्स द BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिप्लेसिंग द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI। ठीक है, उसने ISI को रिप्लेस करके BIS बनाया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS इंश्योर्स क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइक ISI मार्क, हॉलमार्क फॉर गोल्ड। इट प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो ISI मार्क से सर्टिफाइड होते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने एक सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट किया है। ठीक है, जो कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाए हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 को भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारतीय मानकों की स्थापना की गई
जो पहले ISI संस्था थी। BIS का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यह प्रमाण चिन्ह प्रदान करता है, जैसे ISI मार्क और गोल्ड पर हॉलमार्क। यह मानकीकरण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं बस आपको क्वेश्चन विद आंसर समझा रही हूँ। उसके बाद अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए, वो भी आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ISI मार्क वाले विद्युत उपकरण BIS द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पालन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमें उपभोक्ताओं की किन्हीं 2 जिम्मेदारियों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स आर टू बी अवेयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, हमें अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, डिमांड बिल्स एंड रिसीप्ट, हमें अपने बिल और रसीद की मांग करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू सेफगार्डिंग ऑफ बायर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफिशिएंट सर्विसेज, इंश्योर्स दैट कंज्यूमर रिसीव सेफ रिलायबल प्रोडक्ट्स, आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, कैन सीक लीगल रेमेडीज इफ रॉन्ग। Example, if a consumer buys a faulty mobile phone and the seller refuses to replace it, consumer protection law help the buyer file a complaint and get justice. ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, त्रुटिपूर्ण वस्तुएं और अपूर्ण सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद प्राप्त करे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, यदि उनके साथ अन्याय हो तो कानून उपाय प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई उपभोक्ता खराब मोबाइल खरीदता है और विक्रेता उसे बदलने से मना करता है, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून उस उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने और न्याय पाने में मदद करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप दोनों में से आपको एक करना है। What is business? Explain any 2 characteristics of business. व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकेंड है, what is mean by water pollution? Explain any 2 causes of water pollution. जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, जल प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, with the aim of earning profit. 2 characteristics of business. First, profit motive. The primary goal of business is to earn profit by satisfying consumer need. Second, risk and uncertainty. Every business faces risk due to market changes, competition and economic conditions. ठीक है, हिंदी में व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन, क्रय और विक्रय किया जाता है। इसकी 2 विशेषताएं हैं, लाभ की भावना और जोखिम का अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता। ठीक है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करके लाभ अर्जित करना है और प्रत्येक व्यवसाय को बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक परिवर्तन के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, ओशंस ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस मेकिंग द वाटर अनसेफ फॉर यूज। ठीक है, इसके 2 कॉजेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, जो फैक्ट्रीज डिस्चार्ज केमिकल एंड टॉक्सिक वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, और डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, अनट्रीटेड हाउस होल्ड वेस्ट एंड सीवेज पॉल्यूट वाटर सोर्सेस। जल प्रदूषण का अर्थ है जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे जल का उपयोग असुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसके 2 कारण हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, और घरेलू सीवेज। ठीक है, 43, व्हाट इज ई बैंकिंग, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, ई बैंकिंग क्या होता है और ई बैंकिंग सेवाओं के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रेफर्स टू
banking service provided through electronic channels like the internet, mobile apps, ATMs, and phone banking. It allows customers to access their accounts and perform transactions without you visiting a बैंक ब्रांच. ठीक है, तो ई बैंकिंग में क्या होता है कि आप बैंकिंग सर्विसेज का घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है एक्सेस आप अपने अकाउंट में, और कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ब्रांच में बजाए बिना. ठीक है, दो टाइप ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी है? इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है, और एक होता है मोबाइल बैंकिंग. तो इंटरनेट बैंकिंग में होता है कस्टमर्स कैन लॉग इनटू द बैंक्स वेबसाइट टू चेक बैलेंसेस, ट्रांसफर फंड्स, पेबल्स एंड मैनेज अकाउंट ऑनलाइन. ठीक है, तो जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, ठीक है, आप अपना बिजली का बिल भरने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस थ्रू मोबाइल ऐप्स. इट ऑफर्स कन्वीनियंस फॉर ऑन द गो ट्रांजेक्शन लाइक फंड ट्रांसफर. ठीक है, UPI पेमेंट्स एंड अकाउंट अलर्ट्स. ठीक है, आप जैसे यूजिंग द HDFC बैंक ऐप टू सेंड मनी विया UPI. ठीक है, UPI यूज़ करते हैं हम जैसे मोबाइल के थ्रू, तो हो गया हमारा मोबाइल बैंकिंग का एग्जाम्पल. ई बैंकिंग का अर्थ है बैंकिंग सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ATM, फ़ोन बैंकिंग के द्वारा प्रदान करना. इससे ग्राहक बैंक जाए बिना ही अपने खाते का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग है, एक मोबाइल बैंकिंग है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में अगेन आपके पास दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. बनीता, प्रोमिल एंड वीना डू होलसेल ट्रेड इन रेडीमेड गारमेंट्स. दे गॉट देयर गोडाउन इंश्योर्ड फॉर ₹10 lakh only by Reliance General Insurance Company. A few days after getting the insurance, the godown caught fire and the goods worth ₹6 lakh only were destroyed. They succeeded in getting compensation on their loss from the insurance company. The firm sold off the half-burnt goods and got 50,000 only. Who will be the claimant of this amount? The firm or the insurance company? Also explain the principle of insurance applicable here in this case. तो विनीता और प्रोमिल और वीना रेडीमेड कपड़ों का थोक व्यापार करती हैं. उन्होंने अपने गोदाम का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मात्र 10 लाख रुपए में करवाया था. बीमा करवाने के कुछ दिन बाद ही गोदाम में आग लग गई और उसमें रखा केवल 6 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया. वह बीमा कंपनी में किस नुकसान की भरपाई पाने के सफल हो गई? फर्म ने आधा जला हुआ माल बेच दिया और उसे मात्र 50,000 रुपये मिले. इस राशि का दावेदार कौन होगा, फर्म या बीमा कंपनी? इस मामले में लागू बीमा का सिद्धांत की भी व्याख्या कीजिए. ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. तो इसमें आएगा इंश्योरेंस कौन सा? हु विल बी द क्लेमेंट ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ हाफ बर्न गुड्स. ठीक है, द फर्म. ठीक है, बनीता और प्रोमिल और वीना विल बी द राइटफुल क्लेमेंट ऑफ 50,000 बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट्स ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस. ठीक है, वो है 6 लाख. The salvaged goods, half-burnt stock still belong to the insured party unless otherwise stated to the contract. ठीक है, कौन सा? इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. ठीक है, ये लगेगा. ठीक है, ये क्या बताता है ये प्रिंसिपल? द इंश्योर्ड शुड बी कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस. ठीक है, द पर्पज इज टू रिस्टोर द इंश्योर्ड टू देयर ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजिशन बिफोर द लॉस, नॉट टू अलाउ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लेम. ठीक है, In this case, the firm suffered a 6 lakh loss and received 6 lakh from the insurer. The 50,000 from the salvaged goods is not deducted from the claim. It's part of the firm's recovery effort. ठीक है, तो 50,000 की राशि का दावा करेगा राशि का फर्म. ठीक है, ये जो राशि ये फर्म को मिलेगी. तो बीमा कंपनी केवल वास्तविक नुकसान 6 लाख की भरपाई करती है. आधा जला हुआ माल अभी भी बीमित पक्ष की संपत्ति है जब तक कि अनुबंध में कुछ और न कहा गया हो. ठीक है, लागू बीमा सिद्धांत कौन सा लगेगा? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. इस सिद्धांत के अनुसार पर बीमा व्यक्ति को केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई मिलती है. इसका उद्देश्य बीमित को पूर्व वित्तीय स्थिति में लाना है, ना ही कि उसे लाभ देना. ठीक है, इस मामले में फर्म को 6 लाख का नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने उतनी ही राशि दी. 50,000 की बिक्री की से प्राप्त राशि फर्म की है और बीमा दावा से नहीं घटाया जा सकता. ठीक है, और आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका अमन टुक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹25 lakh फॉर हिज फैक्ट्री एट द एनुअल प्रीमियम ऑफ 40,000. In order to avoid higher premium, he did not disclose that a highly explosive chemical is being used in his factory.
Due to an accidental fire, his factory severely damaged. The insurance company refused to pay the claim as it became aware about the highly explosive chemicals. Can Aman claim compensation? State the name of the principle of insurance violated here. तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है इंश्योरेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अमन कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? नो, क्योंकि अमन कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन बिकॉज ही intentionally hid a material fact, the use of highly explosive chemicals in his factory to avoid paying a higher premium, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल को उल्लंघन किया है? ये है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बोथ इंश्योर एंड इंश्योर्ड मोस्ट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट एंड मटेरियल फैक्ट्स ट्रूथफुली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंश्योरेंस करने वाला है और जो इंश्योर्ड होता है उसे सारे रिलेवेंट और सारे मटेरियल फैक्ट को सच्चाई के साथ बता देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, ठीक है। एनी कंसीलमेंट मिस इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ द क्लेम, ठीक है। अगर कोई भी आप चीज़ कोई भी छुपाते हो या कुछ भी गलत बताते हो तो वो आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अमन ने यही प्रिंसिपल को वायलेट किया। उसने हजार्डियस केमिकल जो उसकी फैक्ट्री में यूज़ होता था उसने उसके बारे में नहीं डिस्क्लोज करा, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने साफ मना कर दिया उसके क्लेम को देने के लिए, ओके। तो क्या अमन मुआवजा प्राप्त कर सकता है? नहीं, अमन मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसने जानबूझकर एक महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया और उसकी फैक्ट्री में अत्यधिक विस्फोट रसायन का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है? यहाँ पे सर्वोत्तम सद्भावना का सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग के अनुसार बीमाकर्ता और बीमित दोनों के अनुबंध के समय सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ईमानदारी से साझा करनी चाहिए। यदि कोई पक्ष जानकारी छिपाता या गलत प्रस्तुत करता है तो दावा अस्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मीन बाय टेलीविजन एडवर्टाइजिंग? एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। टेलीविजन विज्ञापन से क्या अभिप्राय है और टेलीविजन विज्ञापन के किन्हीं दो लाभों का वर्णन कीजिए। तो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग refers to the promotion of products, services and ideas through commercial broadcast on TV channels. It combines audio, videos and motion to deliver persuasive messages to a wider audience, ठीक है। यहाँ पे दो एडवांटेजेस क्या है? वाइड रीच एंड मास अपील और विजुअल इम्पैक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो टेलीविजन विज्ञापन का अर्थ है कि उत्पादों और सेवाओं और विचारों को टीवी चैनल पर प्रसारित विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित करना। इसमें ध्वनि, चित्र और गति का उपयोग होता है जिससे संदेश प्रभावशाली बनता है, ठीक है। क्या लाभ हैं उसके? विस्तृत पहुंच और जन अपील, ठीक है। टीवी विज्ञापन लाखों दर्शकों तक पहुंचते हैं जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार के लिए उपयुक्त होता है। तो दृश्य प्रभाव और प्रदर्शन, ठीक है। उत्पादों को क्रियाशील रूप में दिखाया जा सकता है जिससे उपभोक्ता उसकी विशेषताओं को बेहतर समझ पाते हैं और दृश्य और ध्वनि का संयोजन ब्रांड को यादगार बनाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट प्रिकॉशंस डू यू सजेस्ट टू कंज्यूमर्स व्हाइल परचेजिंग मेडिसिन्स फ्रॉम द मार्केट? तो यहाँ पे आपके पास दो हैं। हाउ डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स? एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। बाजार से दवाइयाँ खरीदते समय आप उपभोक्ता को क्या सावधानी बरतने का सुझाव देते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है आपका दूसरा, भारत सरकार उपभोक्ता के हितों की रक्षा कैसे करती है? और 3 उदाहरणों के साथ आपको इसे समझाना है। तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले हमें संपत्ति समाप्ति तिथि जांचनी चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए, बाय फ्रॉम ऑथोराइज स्टोर, अधिकृत दुकानों से ही खरीदे और बिल अवश्य ले, ठीक है। सेकेंड है, हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट विथ 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सबसे पहला जो कि 2019 में बनता है, जो हमारे लीगल राइट को रिड्रेसल मैकेनिज्म को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन में प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो हमारी क्वालिटी ऑफ सेफ्टी जो प्रोडक्ट की वो इंश्योर करता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन मार्क्स जैसे ISI हॉलमार्क देकर, ठीक है। थर्ड है कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन जैसे कि जागो ग्राहक जागो, जो लोगों को एजुकेट करने के लिए उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो सबसे पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, और उपभोक्ता जागरूकता अभियान, ठीक है। ये हमारे 3 तरीके के जो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
जो ये एक एक्ट है 2019 की, और ये हमारा जो स्टैंडर्ड है और हमारे लिए जो कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन चालू किए गए थे जिससे कि लोग जागरूक हो सके। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन एनी थ्री पॉसिबल एरियाज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्वरोजगार के किन्हीं 3 संभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो कौन से है वो 3 पॉसिबल एरियाज? ठीक है, 3 पॉसिबल एरियाज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रिटेल बिजनेस, सर्विस बेस्ड वर्क और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर वन सेल्फ रेदर देन बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इट अलाउज इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड मैनेज देयर ओन वेंचर्स। ठीक है, सबसे पहले रनिंग अ शॉप, ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ट्रीट हो गया रिटेल बिजनेस। सर्विस बेस्ड गुड, प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक टेलरिंग, प्लम्बिंग, ब्यूटी सलून, ट्यूशन क्लासेज एंड डिजिटल फ्रीलांसिंग। और एग्रीकल्चर मतलब इंगेजिंग फार्मिंग, डेली, पोल्ट्री एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन फॉर लोकल एंड कमर्शियल मार्केट्स। ठीक है, स्वरोजगार का अर्थ है किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय स्वयं के लिए कार्य करना। इसमें व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है और उसका संचालन करता है। इसके 3 क्षेत्र कौन से हैं? खुदरा व्यवसाय, सेवा आधारित कार्य और कृषि और संबंधित गतिविधियां। ठीक है, जिसमें दुकान, किराया स्टोर या ऑनलाइन स्टोर चलाना और उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचना। तो सेवा आधारित कार्य कौन से हैं? सिलाई, प्लम्बिंग, ब्यूटी सलून, ट्यूशन क्लासेस या डिजिटल फ्रीलांसिंग जैसी सेवाएं प्रदान करना, या खेती, डेयरी, मुर्गी पालन या जैविक खाद्य उत्पादन जैसे कार्य करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज ई कॉमर्स? एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्री? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। उद्योग से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ उद्योगों के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट इंक्लूड्स ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स और वर्चुअल मार्केट प्लेसेस। ठीक है, 4 एडवांटेजेस क्या है? कन्वीनियंस है, रीच बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है जैसे रेंट की, स्टाफ है और मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल। ठीक है, क्विक कंपैरिजन, आप बहुत सारी चीज़ों में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ पढ़कर, ठीक है, फीचर्स देखकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। रीच बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स तक विदाउट फिजिकल स्टोर्स के हम पहुंच सकते हैं। कन्वीनियंस, कभी भी हम अपने 24 घंटे 7 दिन हम उसे एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। ठीक है, तो ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं और सेवाओं को खरीद या बिक्री। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल भुगतान और वर्चुअल मार्केट प्लेस शामिल होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑल दीज आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई कॉमर्स के 4 लाभ हैं। यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, विस्तृत पहुँच है, कम लागत और त्वरित तुलना। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्री? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री विद एग्जाम्पल। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी टू क्रिएट फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो उसके 4 टाइप्स हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है तो बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्जांपल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, सीमेंट प्रोडक्शन। टर्शियरी इंडस्ट्री होते हैं प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन गुड्स। ठीक है, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। एंड क्वार्टरनरी इंडस्ट्री फोकसेस ऑन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जो है IT सर्विसेज एंड रिसर्च जॉब। तो उद्योग का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। इसमें कच्चे माल, श्रम और मशीनों का उपयोग करके तैयार माल बनाया जाता है। इसके 4 प्रकार हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीयक उद्योग और यह चतुर्थक उद्योग। ठीक है, प्राथमिक में आते हैं प्राकृतिक संसाधनों का पर आधारित होता है, जैसे कि कृषि, खनन और मत्स्य पालन। और द्वितीय उद्योग में होता है निर्माण और निर्माण कार्य से संबंधित, जैसे वस्त्र उद्योग, सीमेंट उत्पादन। तृतीयक उद्योग में आते हैं वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करना, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन। ठीक है, शिक्षा और परिवहन। चतुर्थक उद्योग आते हैं ज्ञान और सूचना पर आधारित, जैसे कि IT सेवाएं, अनुसंधान, प्रयोगशालाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, Ramita, after passing her 10th class examination, decided to open a small eating joint of her own along with 2 of her friends in the name of Apna Bhoj. Each one of them contributed rupees 80,000 towards initial capital. They also decided to share profits equally, and that of each time will be liable for the act performed by other 2.
तो आइडेंटिफाई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेट अप बाय रमिता एंड हर फ्रेंड, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, रमिता ने 10वीं क्लास की परीक्षा पास करने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपना भोज के नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया। उनमें से प्रत्येक ने शुरुआती पूंजी के रूप में 80,000 रुपये का योगदान दिया। उन्होंने लाभ को समान रूप से साझा करने का फैसला किया और उनमें से प्रत्येक अन्य को द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। तो रमिता और उसके दोस्तों के द्वारा स्थापित व्यवसाय संगठन के स्वरूप की पहचान करनी है और उस संगठन की कई 4 विशेषताएं बतानी है जो ए में पहचानी गई है। तो किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? यह है एक पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और प्रॉफिट भी वो बराबर बांटेंगे। ठीक है, और एक्सेप्टिंग जॉइंट लाइबिलिटीज फॉर ईच अदर एक्शन। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके 4 फायदे, ठीक है, इनके 4 कारण बताने के लिए, ठीक है, 4 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो तीनों में समान पूंजी 80-80 हज़ार का योगदान किया और लाभ के समान रूप में बांटने का निर्णय भी लिया। एक दूसरे के कार्य के लिए सभी उत्तरदायी भी हैं। तो ये साझेदारी फर्म का विशेषता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और लाभ हानि साझा करते हैं। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये है म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर्म। ठीक है, इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ज्वाइंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, जो ओनरशिप है वो ज्वाइंट होती है, कंट्रोल भी सबका बराबर होता है, प्रॉफिट भी बराबर और नुकसान भी बराबर, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, जो हर पार्टनर पर्सनली लाइबल है बिजनेस में जो होने वाले नुकसानों के लिए, और जो एक दूसरे के जो एक्शंस हो गए पार्टनर्स के, उनके लिए भी सब हर पार्टनर पर्सनली लाइबल है। ठीक है, तो आपसी समझौता, साझा स्वामित्व और नियंत्रण, ठीक है, लाभ और हानि की साझेदारी और असीमित दायित्व। ठीक है, ये हमारे साझेदारी फर्म के 4 विशेषताएं हैं। What is mean by channel of distribution? Explain any 4 services distributed through direct channel with example. वितरण के चैनल से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक चैनल के माध्यम से वितरित की जाने वाली किन्हीं 4 विशेषताओं, किन्हीं 4 सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पाथ और रूट्स थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स। तो वो पाथ या वो रूट जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक पहुंचाती है, उसे हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो चैनल है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डायरेक्ट चैनल, ठीक है, कौन से हैं? एक एजुकेशन सर्विसेज है, टीचर और इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड लर्निंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग, जैसे बायजू और अकेडमी चला रहे हैं। सेकेंड, मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स और क्लिनिक ऑफर ट्रीटमेंट डायरेक्टली टू पेशेंट्स, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, जो हेल्थ चेकअप के लिए खोले गए हैं। थर्ड है लीगल सर्विसेज, तो लॉयर्स की लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली टू क्लाइंट्स, ठीक है, ठीक है, एक जैसे एक लॉयर हैंडलिंग अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस, जैसे सैलून एंड स्पा ऑफर ग्रूमिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स, तो ब्यूटिशियन प्रोवाइडिंग फेशियल और हेयर स्टाइलिंग। ओके, हिंदी में वितरण के चैनल का तात्पर्य उन मार्गों से है जिनके माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। यह चैनल प्रत्यक्ष, बिना बिचौलिए और अप्रत्यक्ष थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि को हो सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष चैनल से वितरित की जाने वाली 4 सेवाएं, ठीक है, कौन सी? शैक्षिक सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, कानूनी सेवाएं हैं और सौंदर्य और वेलनेस सेवाएं। ठीक है, शिक्षक या संस्थान सीधे छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि बायजू और अकेडमी जैसी ऑनलाइन कोचिंग। डॉक्टर या क्लिनिक सीधे मरीजों को इलाज देते हैं, जैसे निजी क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच। वकील सीधे ग्राहकों को कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जो है संपत्ति विवाद में वकील की सहायता। ठीक है, सैलून और स्पा सीधे ग्राहकों को सौंदर्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन द्वारा फेशियल या हेयर स्टाइलिंग की जाती है। ठीक है, ये हमारे 4 प्रत्येक चैनल से वितरित की जाने वाली 4 सेवाएं उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 51, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स यू वुड लाइक टू कंसीडर वाइल सेटिंग अप एनी स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी 5 कारक बताइए जिन्हें आप कोई भी छोटा व्यवसाय स्थापित करते समय ध्यान में रखना चाहेंगे। ठीक है, इसका है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर।
उद्यमी कौन है और एक उद्यमी के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करते हैं। तो एक कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो पैसों की ज़रूरत होती है। एस्टिमेट हाउ मच मनी इज़ नीडेड फॉर सेटअप ऑपरेशंस एंड इमरजेंसीज। लोकेशन, चूज अ प्लेस दैट एक्सेसिबल टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। मार्केट डिमांड, सप्लाई, स्टडी व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर नीडेड इन द एरिया। लीगल फॉर्मेलिटीज इंश्योर रजिस्ट्रेशन, licensing and tax compliance are in place, और availability of resources, check for availability of raw material, skill labor and infrastructure। तो इन 5 चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए एक छोटा बिजनेस सेटअप करते समय। ठीक है, हिंदी में छोटा व्यवसाय स्थापित करते समय ध्यान में रखने योग्य 5 कारक। पूंजी की आवश्यकता, व्यवसाय शुरू करने, चलाने और आपात स्थिति के लिए कितनी राशि चाहिए इसका अनुमान लगाएं। स्थान का चयन, ऐसा स्थान चुनें जो ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए सुविधाजनक हो। बाजार की मांग, यह जाने कि क्षेत्र में कौन से उत्पाद और सेवाओं की आवश्यकता है। कानूनी औपचारिकताएं, पंजीकरण, लाइसेंस और कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। और संसाधनों की उपलब्धता, कच्चा माल, कुशल श्रमिक और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करनी है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is a person who starts, organizes and manages a business taking financial risk to earn profit. इसके 4 functions हैं: idea generation, resource mobilization, risk bearing and decision making। ठीक है, identifies business opportunities and develop innovative ideas, arranges capital, labor, material needed for the business, take financial and operational risks involved in running the business and make strategic decisions regarding production, marketing and finance। तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय शुरू करता है, उसका संचालन करता है और लाभ कमाने के लिए वित्तीय जोखिम उठाता है। तो इसके 4 कार्य क्या है? विचार उत्पन्न करना, व्यापार के अवसरों की पहचान करता है और नए विचार विकसित करता है। संसाधनों की व्यवस्था, पूंजी, श्रमिक और सामग्री की व्यवस्था भी करता है। जोखिम भी उठाता है, व्यवसाय से जुड़े वित्तीय और संचालन संबंधी जोखिम उठाता है। और निर्णय लेना, जैसे कि उत्पाद, विपणन और वित्त से जुड़े रणनीतिक निर्णय भी एक उद्यमी लेता है। ठीक है, ये हमारे टोटल 51 क्वेश्चंस थे हमारे बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, ये हमारा अप्रैल 2025 में आया हुआ पेपर का सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर नीचे लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो स्टडी क्लैरिटी वेबसाइट पर जाके आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे TMS भी है, तो वहाँ पे जाके आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।